हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपके साथ। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर। बाल विकास की अवस्थाओं में हमने हरलोक की अवस्थाओं को समझना प्रारंभ किया था और हरलोक की अवस्थाओं को समझने की प्रक्रिया में हमने पहली अवस्था समझी थी दोस्तों, गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था। उसके बाद हमने दूसरी अवस्था समझी थी शेषावस्था और तीसरी अवस्था थी बचपन अवस्था। हमने पिछली क्लास में इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से क्या देखा कि एक बालक अपनी जन्म के साथ प्राप्त होने वाली क्षमताओं, गुणों और योग्यताओं का वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए लगातार अपने अंदर बदलाव करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है, या यूं कहें अधिक परिपक्वता की ओर जाता रहता है, या यूं कहें कि बालक विकास करता रहता है। तो दोस्तों, इस विकास की प्रक्रिया में लगातार जो समानताएं होती हैं विकास की प्रवृत्तियों में, बालक के व्यवहारों में, उसके आधार पर निर्धारित की गई अवस्थाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे हरलोक के अनुसार विकास की चौथी अवस्था की। दोस्तों, चौथी अवस्था जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमने पीछे सर्वमान्य मतानुसार तीसरे क्रम पे रखी थी, जहां पे बाल्यावस्था को हमने 6 से 12 वर्ष माना था, लेकिन हरलोक ने इसको 2 भागों में बांट दिया है। हरलोक बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा हुआ पहली अवस्था के लिए बोलता है कि यह पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक होती है। द्वितीय उत्तर बाल्यावस्था, जिसे लेटर चाइल्डहुड कहा है, यह 6 से लेके 11 वर्ष मानी है दोस्तों। और आपके रीट के सिलेबस में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पोर्शन यही पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का है, क्योंकि यह जो उम्र होती है, यह जो अवस्था होती है, इसका सीधा संबंध बालक के उन कक्षाओं से हैं जिनके साथ आपको काम करना होता है। अर्थात आप जिन बालकों के साथ काम करेंगे वो पूर्व बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था के, वयसंधि अवस्था के और कुछ पूर्व किशोरावस्था के बालक आपके साथ हैं। इसलिए ये दोनों ही अवस्थाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। कौन कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद हम आज के सेशन में अगली अवस्था की ओर बात करेंगे जिसका नाम है वयसंधि अवस्था। वयसंधि अवस्था किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था को माना जाता है, जहां एक बालक धीरे धीरे बालपन के गुणों को, लक्षणों को, व्यवहारों को छोड़कर आगे किशोर के गुणों, लक्षणों और व्यवहारों को अपनाता है, दोनों के बीच संधि करती हैं, इसलिए इसे कहते हैं वयसंधि अवस्था। तो आइए चलो तीनों अवस्थाओं को हम डिटेल से समझते हैं, किस प्रकार तीनों अवस्थाएं बालक लगातार आगे बढ़ने के दौरान तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। चौथी अवस्था हरलोक के अनुसार, जिसका नाम है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसकी उम्र मानी है 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। 2 वर्ष क्यों? पीछे हमने जो पिछली अवस्था मानी थी, कौन सी? बचपन अवस्था, वहां 2 सप्ताह से 2 वर्ष माना गया था। तो 2 वर्ष के बाद आगे शुरू होगा, इसलिए 2 से लेके 6 वर्ष की यह अवस्था, जिसे हमने हरलोक ने कहा है पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों, इस अवस्था में बालक में कई सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा चलने फिरने लगा है, थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने लगा है, थोड़ा सा दैनिक गतिविधियों को स्वयं करने लगा है। अब यहाँ धीरे धीरे परिवार के साथ ये विकास को आगे की ओर लेके जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक की रुचि सबसे ज्यादा खिलौनों में होती है। किसमें होती हैं? खिलौनों में होती हैं। तो बालक यहाँ पर क्या करता है? बालक यहाँ पर खिलौनों में रुचि लेना शुरू करता है। किसमें रुचि लेता है? खिलौनों में रुचि लेता है। टॉयज, खिलौनों में रुचि लेता है, और खिलौनों में रुचि लेने के कारण इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। किसकी आयु दोस्तों? खिलौनों की आयु। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खिलौनों की आयु, इंग्लिश में बात करेंगे तो ये कहलाएगा एज ऑफ टॉयज। एज ऑफ टॉयज, खिलौनों की आयु। कई बार एग्जाम में पूछा गया है खिलौनों की आयु कौन सी है। बालक
खिलौनों में कहाँ रुचि लेता है? तो आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खिलौनों की आयु में जब बच्चा है, बालक में खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि खिलौनों से खेल रहा है तो खिलौनों से खेलने के दौरान अकेला होगा तो ये अपने ही बारे में सोचेगा, अपने ही बारे में चिंतन मनन करेगा। जब अपने ही बारे में चिंतन मनन करेगा तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? आत्म केंद्रीय प्रवृत्ति होगी, या अपने आप में ही यह सेंटर्ड होगा। इसलिए इस अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो आत्म केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, वह सेल्फ सेंटर्ड प्रवृत्ति का होता है। उसके अलावा बालक में यहाँ पर स्वार्थ की भावना भी होती है। तो बालक क्या हो गया? आत्म केंद्रीय व स्वार्थ की प्रवृत्ति बालक में यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा बालक में नैतिकता का यहाँ भाव पाया जाता है। लेकिन अगर बालक के स्वार्थ की पूर्ति की जाए तो वह नैतिक आचरण भी कर सकता है। तो अगली विशेषता होगी दोस्तों नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, देखिए नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है समाज के द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों, परंपराओं के अनुसार यदि व्यवहार होता है तो वह कहलाता है नैतिक व्यवहार या नैतिक आचरण, मोरल बिहेवियर। अगर इन परंपराओं के विपरीत व्यवहार होता है तो वह कहलाता है अनैतिक। लेकिन क्योंकि अभी बालक छोटा है, इतना सामाजिक नहीं हो पा रहा है, मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है कि यह समाज की परंपराओं को समझे और उनके अनुसार ये ढलना शुरू करे, इसलिए यह अवस्था नैतिकता की अवस्था नहीं होती है। यहाँ बालक में नैतिकता नहीं होती है। आप याद करो, इससे पीछे की जो अवस्था थी हमने वहां पर क्या समझा था? बालक मर्जी का मालिक होता है, बालक जो चाहे करता है। अगर उसका मन कर रहा है रोने का तो रोना शुरू करता है, मन कर रहा है पानी गिराने का तो पानी गिरा देता है, मन कर रहा है टेबल फैन जो रखा है चालू वाला उसमें अंगुली देनी है तो वो भी वो काम कर लेता है। किचन में चला गया, मन कर रहा है गैस जल रहा है, फ्लेम्स को पकड़ना है तो वहां भी वो हाथ डाल देता है। तो मर्जी का मालिक है। धीरे धीरे मर्जी के मालिक से थोड़ा आगे बढ़ता है और अपने अंदर सीमित रहना शुरू करता है, खिलौनों से खेलता है। उसके अलावा नैतिकता अभी बालक में नहीं बनी है। लेकिन क्योंकि अब अगली अवस्था में उसमें नैतिकता बनना है तो यहां नैतिकता की ओर वो जाने लगता है। किस कंडीशन में? अगर उसके स्वार्थ की पूर्ति कर दी जाए तो वह नैतिक आचरण करता है, अन्यथा उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। लेकिन अगर इसके स्वार्थ की पूर्ति की जाए तो स्वार्थ की पूर्ति पर नैतिक आचरण कर सकता है, नैतिक आचरण कर सकता है, अन्यथा यह नैतिक आचरण नहीं करता है। देखो स्वार्थ की पूर्ति पर नैतिक आचरण कैसे, एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए परिवार में कोई मेहमान आया, बड़ा व्यक्ति आया और हम इस उम्र के बच्चे से बोलते हैं बेटा आपको इनके पैर छूने हैं, तो क्या एक बार बोलते वह पैर छूना शुरू कर देगा? शायद नहीं। आपने एक बार कहा, दो बार कहा, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बशर्ते कि आपने डराया नहीं हो। अब आप क्या करते हैं? आप एक टेक्निक निकालते हैं और बच्चे से कहते हैं कि देख बेटा, तूने जब भी परिवार में आने वाले किसी मेहमान के पैर छुए तो वहां से तुझे 10 का नोट मिलने वाला है। तो बालक को यह बात समझ में आ गई। अब परिवार में बुआ जी आती हैं और भाग के उनके पैर छूता है, जो ही पैर छूता है बुआ जी 10 का नोट दे देती हैं। अब बालक को समझ में आ गया क्या कि अगर स्वार्थ की पूर्ति होती है तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अर्थात पैर छूने से अगर 10 का नोट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार नहीं 20 बार छू सकते हैं पैर, चाहिए बुआ जी की श्रद्धा कि कितनी बार वो दे सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है बालक में, लेकिन अगर उसके स्वार्थ की पूर्ति की जाए, उसको टॉफी दी जाए, उसको कोई लालच दिया जाए तो वह नैतिक आचरण कर सकता है, अन्यथा नैतिक आचरण यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व बाल्यावस्था की एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर बालक का शारीरिक विकास जो होता है, कौन सा विकास? शारीरिक विकास। यह शारीरिक विकास उत्तर बचपन की तुलना में थोड़ा तीव्र हो जाता है, उत्तर बचपन की तुलना में तीव्र होता है। देखिए उत्तर बचपन की तुलना में तीव्र क्यों, यहां पर थोड़ा समझने की बात है। हमने पीछे बचपन पढ़ा था, अगर बचपन को 2 भागों में बांट के देखें तो पहला हो जाएगा पूर्व बचपन और दूसरा हो जाएगा उत्तर बचपन। अगर इन दोनों को, पूर्व बचपन को और उत्तर बचपन को हम आयु के हिसाब से बांट के देखें
तो 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष का समय हमने बचपन को दिया था। तो यूं कहें पहला 1 वर्ष जो है वो हमारा पूर्व बचपन हो गया और 1 से लेके 2 वर्ष जो है ये हमारा उत्तर बचपन हो गया। तो पूर्व बचपन में बालक का विकास कौन सा, शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ में होता है, लेकिन उत्तर बचपन में यह शारीरिक विकास पूर्व बचपन की तुलना में थोड़ा सा धीमा हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका लॉजिक आप समझिए। बालक पहले चलना फिरना शुरू नहीं करता है, तो जब तक चलना फिरना शुरू नहीं करता है तब तक वो लेटा रहता है, सोने की स्थिति में रहता है। और जब बेड पे रहता है, लेटने की अवस्था में रहता है, तो यहाँ बहुत तेजी के साथ शारीरिक विकास होता है। क्योंकि लेटा हुआ है, इसको दृढ़ता की आवश्यकता भी नहीं है, परिपक्वता की भी आवश्यकता नहीं है, इसको बैठना नहीं है तो रीढ़ की हड्डी को मजबूती की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए तेजी के साथ फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो ही ये बालक 9, 10, 11, 12 महीने का होता है तो अब इसको धीरे धीरे क्या करना है, चलना शुरू करना है। अधिकांश बालक 9 महीने में, 9 से लेकर 12 महीने में लगभग अधिकांश बालक चलना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर अब क्योंकि चलना है तो चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलने के लिए इस फिजिकल स्ट्रक्चर को खड़े रहने के लिए मजबूती चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा, पैरों में मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, हाथों में मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, बॉडी में बैलेंस भी बनेगा कि एक पैर जब नीचे होगा तो दूसरा पैर ऊपर होगा। तो जब एक पहला पैर नीचे दूसरा पैर उठ रहा है तो पूरी बॉडी एक ही पैर पर टिकी हुई है, तो बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। फिर जब दूसरा पैर नीचे आ गया, पहले वाला पैर ऊपर उठ गया, तो अब पूरा वजन दूसरे वाले पैर पे आ गया, तो यहां भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहां पर बालक के शरीर में थोड़ी सी दृढ़ता और मजबूती और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहां पर शारीरिक विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है और इस धीमा होने के दौर में क्या करता है बालक का शरीर, दृढ़ता और मजबूती को प्राप्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको आगे चलना और फिरना है। आप याद करो पीछे हमने विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था विकास वर्तुलाकार गति से आगे बढ़ता है, स्पाइरल होता है डेवलपमेंट। स्पाइरल में क्या कहा था मैंने आपको कि बालक का विकास पहले आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे पीछे आता है, थोड़ा रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे आता है, थोड़ा रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे आता है, थोड़ा रुकता है। तो तेजी के साथ विकास हुआ, फिर कुछ समय के लिए थोड़ा सा विकास, शारीरिक विकास कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्यों रुका, क्योंकि अब उसके शरीर को मजबूती और दृढ़ता की आवश्यकता है। जो ही थोड़ी मजबूती दृढ़ता आई तो पुनः वापस वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो जो पूर्व बचपन में तेजी के साथ शारीरिक विकास हो रहा था, यह उत्तर बचपन में थोड़ा सा धीमा हो जाता है और आगे चल के वापस अगली अवस्था कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था, यहां पर यह विकास तेजी के साथ में शुरू हो जाता है। इसलिए हमने कहा बालक का शारीरिक विकास उत्तर बचपन की तुलना में तीव्र हो जाता है, तेजी के साथ में डेवलप होता है। इसके अतिरिक्त यहां पर बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति, बालक बहुत ज्यादा क्यूरिसिटी वाला होता है, क्यूरिसाइट होता है। और जिज्ञासा प्रवृत्ति में क्या होता है, वह हर नई चीज को जानने की चाहत रखता है। तो नई चीज को जानने की चाहत के कारण, नई चीज को जानने की चाहत क्यों बन रही है, क्योंकि इसके मस्तिष्क में जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित हो रही है, क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। क्यूरियोसिटी के डेवलपमेंट के कारण जिज्ञासा बन रही है और जिज्ञासा को शांत करने के लिए बालक क्या करता है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। इसलिए इस अवस्था में बहुत अधिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी बालक में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि बालक में जिज्ञासा बन रही है, क्यूरियोसिटी बन रही है। तो बालक लगातार नई नई चीजें पूछता रहता है, नई नई चीजें पूछता रहता है। कई बार तो इस उम्र के बालक के साथ जब हम बात करने लगते हैं तो इनकी बातों का जवाब देते देते थक जाते हैं, बोलते हैं मेरे बाप अब तो थोड़ा सा शांत हो जा। तो दोस्तों याद रखिए, इस उम्र के बालक के साथ जब भी आपकी डीलिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यह हर चीज को जानना चाहता है, इसलिए प्रश्न पूछता है। प्रश्न ऐसे ऐसे ढूंढ के लाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसके मन में रेज होते हैं कि कई बार तो आप इनके प्रश्नों को सुन के चौंक जाते हैं कि यार मैं क्या जवाब दूं। और याद रखिए, अगर जवाब नहीं आता है तो इसको बोल लो कि थोड़ा सा रुक के मैं दूंगा, लेकिन गलत जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर गलत जवाब यहां बालक को दे दिया, बालक के प्रश्न का गलत आंसर आपने दे दिया, तो यह गलत आंसर इसके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि याद रखिए किसी भी खाली जमीन में
अगर कोई वनस्पति का बीज नहीं है और गलती से आपने गलत वनस्पति का बीज डाल दिया तो अब ये इस मिट्टी में उपजेगा पड़ेगा और वापस थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इस वनस्पति के बीज वापस मिट्टी में आएंगे और फिर ये अगले साल फिर से उगेंगे, अगले साल फिर से वापस बीज गिरेंगे, अगले साल फिर से उगेंगे। अब इस मिट्टी में से आप किसी भी कीमत पे इन बीजों को नहीं निकाल सकते हैं। अगर यह मिट्टी अभी नेचुरल है, कोई बीज इसमें नहीं है, तो वही बीज इसमें डालिए जो आप आगे चल के डेवलप करना चाहते हैं। तो याद रखिए, बालक के द्वारा इस उम्र में पूछे गए किसी भी प्रश्न का गलत जवाब आपको नहीं देना है। अगर गलत जवाब दे दिया तो वह परमानेंट माइंड में सेव हो जाएगा और फिर आगे उसको इरेज करना, एडिट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि जब शुरुआत में बच्चा छोटी क्लासों में, प्रेप में या सबसे पहले नर्सरी में जब स्कूल में जाता है बच्चा और उसकी मैडम ने उसको जो कहा उसको वो सब कुछ सही मानता है। उसकी मैम ने कोई चीज उसको सिखाई, कॉपी में लिखा, आपने घर आने के बाद कॉपी देखो, आपको लगा कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होता, तो आपने कहा कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्या बालक मान लेता है आपकी बात? जी नहीं, वो बोलता है कि नहीं आप गलत हो, मेरी मैम सही है। भले ही आप कॉलेज में प्रोफेसर हो और उसकी मैम भी रीट की तैयारी कर रही हो, जो भी हो, लेकिन वह आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो पहली बार सुन लिया उसको वो परमानेंट मान लेता है। तो बालक में इस उम्र में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे में जिज्ञासाएं बन रही होती हैं। इन जिज्ञासाओं के कारण वह लगातार नए नए प्रश्न पूछता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहां पर सीखने के लिए बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। क्या करता फ्रेंड्स? अनुकरण करता है और अभ्यास। तो अनुकरण व अभ्यास से सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सीखने की प्रवृत्ति किससे होती है? अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति यहां पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बालक में सामाजिक विकास के रूप में बालक और बालिकाओं में साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन से विकास के रूप में? सामाजिक विकास के रूप में। तो हम कहेंगे सामाजिक विकास के रूप में, या सामाजिक विकास जो प्रकट हो रहा है इसमें क्या है? बालक और बालिकाएं साथ में रहते हैं। बालक बालिकाएं साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए यहां साथ रहने का आशय क्या है? साथ रहने का यहां पर आशय है कि जब इससे पहले जो बालक था वो बालक क्या था? आत्मकेंद्रित था, स्वार्थ की भावनाओं से था, तो वो अपने आप में अकेला रहना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह पूर्व बाल्यावस्था में आगे की ओर चलता है, 5-6 वर्ष तक का होता है, तो यहाँ पर बालक और बालिकाएं साथ में रहना शुरू करते हैं, साथ में खेलना शुरू करते हैं, साथ में बात करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो बालकों में बालिकाओं में साथ रहने की प्रवृत्ति आई, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अभी बालक और बालिका दोनों में लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक विभेद का संप्रत्यय नहीं बना है। दोनों में जो फिजिकल चेंजेस हैं यह संप्रत्यय अभी ना तो बालक के दिमाग में है और ना ही बालिका के दिमाग में है। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपने जैसा मानते हैं और साथ में खेलते हैं, साथ में खेलने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो सामाजिक विकास के रूप में यहां बालकों और बालिकाओं में साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे थोड़ा पहले की बात करेंगे तो वहां साथ में नहीं रहते हैं, अकेले रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहां थोड़ा सा साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे चल के देखेंगे अपन तो यह प्रवृत्ति थोड़ी बदल जाती है और यहां पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बनने लगता है। आगे के अवस्थाओं में हम समझेंगे, लेकिन यहां पर यह नहीं है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण वाली बात नहीं है। साथ रहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि दोनों में ही अभी लैंगिक विभेद या लैंगिक संरचनाओं की संकल्पना मस्तिष्क में नहीं बनी है। एक बालक बालिका को अपनी जैसा मानता है, बालिका बालक को अपना जैसा मानती है, इसलिए साथ रहने की प्रवृत्ति यहां पर पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने आप को विकसित करता है और आगे की ओर चलता है। इसके बाद अब हम अगली अवस्था की ओर आते हैं। अगली अवस्था का नाम है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था, जो हमारे 5वें नंबर की अवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड को हम शुरू कहां से करेंगे? जहां पर पूर्व बाल्यावस्था खत्म हुई थी उससे आगे शुरू करेंगे। तो यह शुरू होगी फ्रेंड्स 6 वर्ष से
11 वर्ष तक, 6 से लेके 11 वर्ष को हर लोग ने उत्तर बाल्यावस्था कहा है, लेटर चाइल्डहुड कहा है। इस लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक पूर्व बाल्यावस्था के बाद आगे आता है और इस अलग तरीके से अपने विकास को शुरू करता है। देखो यहां पर पहली प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, यहां पर पहली प्रवृत्ति होती है कि वह खेलों में रुचि लेता है। किसमें लेता है, बालक की रुचि यहां पर खेलों में बनने लगती है। हमने पीछे देखा था, पीछे रुचि किसमें थी, खिलौनों में रुचि थी, क्योंकि वह अकेला था, एकांत प्रिय था, आत्मकेंद्री था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सामाजिक होने लगा है, और जब सामाजिक होने लगा है तो रुचि खिलौनों से किसमें आ गई है, खेलों में आ गई है। अगर खेलों में आ गई है और खेलों के साथ बालक रुचि लेने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को खेलों की आयु भी कहा जाता है। किसकी आयु दोस्तों, खेलों की आयु, खेलों की आयु, एज ऑफ गेम्स, एज ऑफ गेम्स। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एक क्वेश्चन। एज ऑफ टॉयज तो कौन सी हो गई, पूर्व बाल्यावस्था, एज ऑफ गेम्स कौन सी हो गई, उत्तर बाल्यावस्था। दोनों में डिफरेंट है, याद रखिए। पहले खिलौने हैं फिर खेल हैं, पहले टॉयज हैं फिर गेम्स हैं। पहले टॉयज या खिलौने क्यों हैं, क्योंकि खिलौनों से बालक अकेला खेलता है, अकेले खेलने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो ही थोड़ा थोड़ा सामाजिक होता है तो वह समूह में खेलना चाहता है, और जब समूह में खेलेगा तो खिलौनों से नहीं खेलेगा, वह खेलों में आ जाएगा। और खेल बालक अकेला नहीं खेल सकता, खेल के लिए 2, 3, 4 और समूह चाहिए, इसीलिए यह खिलौनों की आयु की बजाय खेलों की आयु कहलाती है। और दोस्तों क्योंकि खेलों की आयु है, खेल खेलता है, तो खेल खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला तो नहीं खेल सकता खेल, समूह बनाना पड़ेगा। और समूह बनाना खेलों में रुचि के बाद अगली विशेषता बालक की यहां पर होती है कि बालक समूह निर्माण में रुचि लेता है, समूह निर्माण में रुचि लेता है, समूह निर्माण में रुचि लेता है। और समूह निर्माण में रुचि लेता है, समूह बनाता है, इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। कौन सी एज दोस्तों, गैंग एज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि गैंग का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिसके विचार आपस में मिलते जुलते हों, जिनका एक ही उद्देश्य हो। ऐसे एक ही उद्देश्य को लेकर बना हुआ जो समूह होता है वो गैंग कहलाता है। तो कौन सी एज होगी दोस्तों, गैंग एज हो गई। समूह की आयु, समूह निर्माण की आयु, समूह में रहने की प्रवृत्ति, समूह बनाने की प्रवृत्ति, ये सब कहाँ से पाई जाती हैं, उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, समूह के प्रति वफादारी, समूह के प्रति वफादारी अब आगे बनेगी, अभी वफादारी नहीं है। समूह के प्रति वफादारी आगे किशोरावस्था में पाई जाती है, लेकिन समूह निर्माण की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति, समूह के साथ खेलने की प्रवृत्ति कहाँ बनने लगती है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बनने लगती है। क्यों बनने लगती है, क्योंकि यहाँ ये खेलों में रुचि लेता है और खेल खेलने के लिए इसको समूह चाहिए। अब जब समूह में रहने लगा है, खेलों के साथ अपने आप को सामंजस्य बनाने लगा है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, इसमें नैतिकता का विकास भी प्रारंभ होगा। किसका विकास प्रारंभ होगा, नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाएगा। नैतिकता का विकास क्यों प्रारंभ होगा उसको समझिए आप। क्योंकि जब ये पहले आत्मकेंद्री था, पूर्व बाल्यावस्था में था, खिलौनों से खेल रहा था, तो इसके खिलौनों को कोई भी हाथ लगा लेता है तो जमीन आसमान एक कर देता है। आप पूर्व बाल्यावस्था की आयु के बच्चे के खिलौनों को हाथ लगा के देखो, आपने उसको खिलौना दिलवाया, खिलौना देने के बाद दुकान से दिलवाने के बाद आप बोलते हैं बेटा मुझे चेक करने दे एक बार सही है या गलत है, तो आपको दोबारा देने को तैयार नहीं है। आपने इसको टॉफी दी और टॉफी को ये आइसक्रीम दी आपने इसको, और आइसक्रीम को लेके यह खा रहा है। आइसक्रीम खाने के दौरान नीचे बह के टपकने वाली, आप बोलते हैं मुझे दे एक बार मैं इसको सही करता हूं, क्या दे देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह आत्मकेंद्री होता है, स्वार्थी होता है। लेकिन अब जब यह समूह में आ गया है, खेलों में आ गया है, तब इसको समझ में आया कि जब तक मैं मेरी बॉल किसी को नहीं दूंगा तब तक उसका बैट भी मुझे खेलने को नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर बैट चाहिए तो मुझे मेरी बॉल उसको देनी पड़ेगी, और मैं उसको बॉल दूंगा तब वो उसका बैट मुझे देगा। और क्योंकि साथ में खेलना है तो बैट भी चाहिए और बॉल भी चाहिए, तो दोनों बालकों में सामंजस्य बनने लगता है। और जो नैतिकता का अभाव पहले था,
इस अवस्था में नैतिकता का विकास होने लगता है, नैतिकता के विकास का प्रारंभ हो जाता है। अब बालक धीरे धीरे सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना शुरू कर देता है और नैतिकता के विकास में उचित आचरण को बनाने का प्रयास करने लगता है दोस्तों। इसके अलावा बालक में यहां पर निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति? निरुद्देश्य भ्रमण की। बालक में यहां पर निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए निरुद्देश्य भ्रमण का मतलब क्या? निरुद्देश्य भ्रमण का मतलब होता है बालक क्योंकि नई नई चीजों को जानना चाहता है। पीछे मैंने देखा था जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण प्रश्न पूछता है, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता इसको कम हो जाती है। अब यह खुद ही चीजों को जानना चाहता है, खुद ही चीजों को अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जानने की कोशिश करता है। और जब ये चीजों को खुद ही जानना चाहता है, जिज्ञासा को खुद ही शांत करना चाहता है, तो प्रश्न पूछने के बजाय जहां भी इसको कुछ नया दिखता है उस तरफ जाता है और चीजों को देखकर ऑब्जर्व करता है। इसीलिए यह बिना उद्देश्य के यहां वहां घूमता रहता है, भटकता रहता है। ऐसा क्यों करता है? उन चीजों को जानने के लिए बालक करता है। तो हमें क्या प्रतीत होता है कि निरुद्देश्य यह भ्रमण करता रहता है। जैसे अगर इस उम्र का बालक आपके साथ कहीं मेहमानों के यहाँ गया, किसी नई जगह गया, किसी मॉल पे भी आपके साथ गया, तो वहां पर आप क्या देखेंगे, आप मॉल में कहीं खड़े हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपने बच्चे की अंगुली छोड़ दी तो यह अंगुली छुड़वा के आसपास कहीं भी अन्य दुकानों पर खुद घूमने चला जाता है। आप पूछेंगे यहाँ क्यों आया, तो बोलेगा ऐसे ही, कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्यों भ्रमण कर रहा है? बिना उद्देश्य के भ्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि नई नई चीजों को जानना चाहता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इसलिए प्रश्न पूछने की बजाय क्या कर रहा है दोस्तों? निरुद्देश्य भ्रमण कर रहा है। तो याद रखना, जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न कहां पूछता है? पूर्व बाल्यावस्था में पूछता है। जिज्ञासा शांत करने के लिए स्वयं निरुद्देश्य भ्रमण कहां करता है? उत्तर बाल्यावस्था में करता है। इसके अतिरिक्त अब क्योंकि यह थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन पूरा बड़ा भी नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें एक धारणा बनती है। कौन सी? मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता, इसको स्यूडो मैच्योरिटी भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की भावना का विकास बालक में यहां पर हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या? स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी क्यों? मिथ्या परिपक्वता क्यों? बालक में अपने आप को परिपक्व मानने की प्रवृत्तियां बनने लगती हैं। बालक सोचता है कि मैं परिपक्व हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी यह परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योरिटी इसमें नहीं बनी है। देखिए कैसे, समझिए एक बार। अगर आप इस उम्र के बच्चे के साथ कहीं बाइक में जा रहे हैं, आपने उसको आगे बिठाया हुआ है और आप बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, बाइक राइडिंग चल रहा है। इसी बीच कुछ देर बाद बच्चा क्या बोलता है कि हैंडल छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं बाइक चला लेता हूं। क्या आप उसके कहने से उसको बाइक के हैंडल पकड़ा देते हैं? नहीं ना, लेकिन वह जिद करता है, वह बोलता है कि नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं चला सकता हूं। लेकिन आप जानते कि अभी ये चला नहीं सकता है। ऐसे ही अगर बालिका है, रसोई में मम्मी के साथ हैं, तो क्या बोलेगी? मम्मी मैं चपाती बना लेती हूं, आप छोड़ दीजिए, मुझे बनाना है। बालिका ऐसा क्यों सोचती है? बालिका मानती है कि मैं बड़ी हो गई हूं और मैं चपाती बना सकती हूं। लेकिन क्या आप चपाती बनाने की परमिशन देते हैं उसको? नहीं। तो यहां पर देखिए क्या चीज बनी। बालक इस तरह के काम क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो मानता कि मैं परिपक्व हो गया हूं, मुझमें मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन आप जानते हैं कि भी मैच्योरिटी नहीं है, तो यह बालक की सोच क्या हो गई? मिथ्या हो गई। इसलिए कहते हैं मिथ्या
परिपक्वता स्यूडो मैच्योरिटी की प्रवृत्ति बालक में यहां पर पाई जाती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में कुछ और भी विशेषताएं होती हैं जिसको हम आगे समझते हैं। इस अवस्था में बालक विद्यालय की तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? विद्यालय की तैयारी। विद्यालय की तैयारी क्यों? क्योंकि हमने सरकार के नियमों को देखा तो यहां पर क्या है कि 5 साल का होने के बाद बालक पहली क्लास में एडमिशन लेता है। अगर पूर्व प्राथमिक की बात करें, प्री प्राइमरी की बात करें तो वहां 3 साल के बाद ही एडमिशन करने की सिफारिश है। लेकिन अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन कक्षा 1 से माना जाता है और कक्षा 1 से स्कूल एजुकेशन में 5 साल पूरा करने के बाद बालक आता है। तो क्योंकि यह अवस्था कहां से है? 6 से लेकर 11 वर्ष है। इस अवस्था में बालक 5 साल पूरे करके 6th ईयर में चल रहा है तो विद्यालय जाने की तैयारी करता है, विद्यालय के लिए तैयार होता है। इसलिए इस अवस्था को विद्यालय की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, एज ऑफ स्कूल भी कहते हैं, स्कूल की आयु भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यहां पर बालक में शर्म तथा गर्व की प्रवृत्तियां भी बनने लगती हैं। शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राउड, शेम एंड प्राउड की टेंडेंसीज बालक में यहां पर बनने लगती हैं। देखिए कैसे, इस उम्र से पहले के बालक में आप छोटा बच्चा है, अभी मान लो उसके मुंडन उसका नहीं हुआ है, उसके बाल लंबे हैं, तो आपने बड़ी आराम से बालों को बना के चोटी बना दी, क्लिप लगा दिया और बड़े आराम से बच्चा घूम रहा है, कोई इश्यू नहीं है चोटी बना के। बाय द वे अगर उसके कोई बड़ी बहन है और उसकी पुरानी फ्रॉक रखी हुई है, वो छोटी हो गई है, बॉय को, मेल को आपने चोटी बना दी, लड़के को चोटी बना दी, उसको फ्रॉक पहना दी, कोई इश्यू नहीं है, चलता है, बड़े आराम से वो फ्रॉक पहन के चोटी बना के घूमता रहता है। लेकिन अब जब यह थोड़ा बड़ा हो गया है, उत्तर बाल्यावस्था में आ गया है, अब बालक की चोटी बना के देखो, फ्रॉक पहना के देखो, आपको पता चल जाएगा बालक क्या करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि अब बालक में शर्म, शेम की प्रवृत्ति बनने लगती है, कई सारी चीजों से इसको शर्म आने लगती हैं। इवन अब यहां तक बालक को शर्म आने लगती है कि आप 3-4 साथियों के साथ समूह में बात कर रहे हैं या उसकी माँ, उसकी मम्मी पड़ोसियों के साथ, पड़ोस की महिलाओं के साथ बात कर रही हैं और उस बात करने के दौरान आपने इस उम्र के बालक के बारे में कोई बात की और यह बात उसको पसंद नहीं आई या उसके नेगेटिव व्यवहार को लेकर है, किसी शरारत को लेकर है, तो तुरंत बालक वहां से अपनी जगह छोड़ देता है और गुस्सा भी करता है। क्यों करता है? कि आपने उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, उनके सामने आपने मेरे बारे में ऐसे कहा, ये सब कहने की कहाँ आवश्यकता थी। अगर आपने किसी और के सामने बच्चे को थोड़ा सा भी हल्का सा आपने उसके मार दी तो अब वो बहुत ज्यादा नाराज होगा। क्यों होगा? घर में आपने मार ली, कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके सामने क्यों आपने मुझे मारा? ऐसा क्यों बच्चे में बन रहा है? ऐसा व्यवहार बच्चे का क्यों बन रहा है? क्योंकि बालक में अब शर्म की प्रवृत्ति बनने लगी है। तो याद रखिए, जब उत्तर बाल्यावस्था का बालक 6 से लेकर 11 वर्ष के बीच का बालक अगर आपके साथ हैं तो उसकी ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसी स्थिति ना हो, आपके द्वारा ऐसा कोई व्यवहार ना हो, गतिविधियां ना हो जिससे उसमें शर्म बने, उसको शर्म की भावना का सामना करना पड़े, पहली चीज। दूसरी, प्राउड, उसमें गर्व भी यहां पर बनने लगता है, प्राउड भी बालक फील करने लगता है। प्राउड फील कैसे करता है? बालक ने कोई छोटा मोटा काम किया और आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, तूने बहुत बढ़िया किया, तो इसको ये सुन के उसको अच्छा लगता है और ऐसा काम फिर वो दोबारा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्रशंसा उसको अच्छी लगने लगती है, वह अपने आप पे गर्व करने लगता है। इस उम्र से पहले उसमें सेम एंड प्राउड की टेंडेंसीज नहीं होती हैं, ये उम्र आने के बाद ही बालक में सेम एंड प्राउड की टेंडेंसीज बनने लगती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यहां पर जो बालक होता है उसमें विधायकता की मूल प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कौन सी मूल प्रवृत्ति दोस्तों? विधायकता की मूल प्रवृत्ति। देखिए, विधायकता का मतलब होता है कि एक समूह में अपने आप को मुख्य मानना। कैसे? जब बालक एक समूह में खेल रहा है, किसी खेल के साथ, किसी खेल में बच्चों के साथ हैं वो, तो वहां पर वो ये कहता है कि नहीं, ये खेल जैसे मैं कहता हूं वैसे संचालित होगा, मैं जिसको कहूंगा मेरी टीम में रखूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलता है नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता।
ऐसी चीजें इस समूह में देखने को मिलती हैं बार बार। कभी एक बालक नाराज होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है। हर बालक चाहता है कि इस खेल में जो नियम है वो मेरे अनुसार चले। हर बालक चाहता है कि मुझे थोड़ी प्राथमिकता मिले। ऐसा क्यों करने लगा है बालक? इसलिए करने लगा है बालक में अब विधायकता की प्रवृत्ति बनना शुरू हो गई है। तो दोस्तों याद रखिए, विधायकता की प्रवृत्ति कहां बनती है? उत्तर बाल्यावस्था में। लेकिन इससे जुड़ा हुआ ऐसा ही मिलता जुलता एक और संप्रत्यय है, नेतृत्व की प्रवृत्ति, लीडरशिप। तो लीडरशिप यहां नहीं आती है, नेतृत्व की क्षमता भी नहीं है। नेतृत्व और लीडरशिप आगे किशोरावस्था में आएगी, लेकिन विधायकता उत्तर बाल्यावस्था में बनना शुरू हो जाती है। यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बालक में यहां पर कुछ अन्य चीजें और बनती हैं, जैसे बालक में यहां भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, इन भौतिक वस्तुओं से संबंधित संप्रत्यय कौन कौन से? भौतिक वस्तुओं के संप्रत्यय, जैसे उनका द्रव्यमान है, उनकी संख्या है, उनका क्षेत्र है। इन चीजों को लेकर बालक समझने लगता है, जानने लगता है, और इनके परिवर्तनों को भी समझने और जानने लगता है। देखिए कैसे समझने जानने लगता है। जैसे मान लीजिए बालक को आपने एक थैला दिया और आपने कहा कि जा बेटा इसमें सब्जी लेके आ, सब्जी तेरे को 2 किलो लेकर आनी है। तो बालक यहां पर क्या करेगा? 2 किलो सब्जी लाने के लिए कहेगा नहीं, ये थैला छोटा है, मुझे एक बड़ा थैला दो, इसमें 2 किलो सब्जी नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालक में अब द्रव्यमान को समझने का संप्रत्यय बन रहा है, संख्याओं को समझने का संप्रत्यय बन रहा है, और क्षेत्रफल या क्षेत्र को समझने का संप्रत्यय भी बन रहा है। बालक के लिए आपने छोटी सी दरी बिछाई और आपने कहा इस पर बैठ जाओ, तो बालक बोलेगा नहीं, अब नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं इसमें आ ही नहीं सकता हूं। लेकिन यही दरी या इसके साइज से छोटी पट्टी आपने बालक को दी, और यह इससे पहले की आयु में है, पूर्व बाल्यावस्था में है, बचपन अवस्था में है, तो वहां वह बैठ जाएगा। इस बात का उसमें डिसीजन नहीं हो पाएगा कि मैं इसमें आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। लेकिन यहां बैठने से पहले देखेगा और बोलेगा नहीं, ये मेरे लिए छोटी है, मैं इसमें नहीं बैठ पाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस भौतिक वस्तु के क्षेत्र को लेकर बालक में संप्रत्यय बन गया है। तो यहां पर भौतिक वस्तुओं से संबंधित चीजें कौन कौन सी? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सबकी समझ बालक में बन जाती हैं, तथा बालक इन सबके परिवर्तनों को भी समझने लगता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि बालक खेलों में रुचि ले रहा है, खेलों के साथ में है, तो खेलों के लिए जो सामान्य शारीरिक क्षमताएं होती हैं, खेलों के लिए शारीरिक क्षमताएं जो होती हैं, शारीरिक क्षमताएं होती हैं, इन्हें बालक अपने आप में विकसित करने लगता है। क्या करता है? खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने लगता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट खेलने के लिए शारीरिक क्षमता क्या चाहिए? कि बॉल को कैसे घुमाना है, कैसे मारना है, कहां फेंकना है, कैसे कैच करना है, बैट को कैसे पकड़ना है, कहां बैट के बॉल लगेगी तो बॉल फला जगह जाएगी जहां फील्डर खड़ा नहीं है। इन सारी चीजों को करने के लिए शारीरिक क्षमताएं कैसी हों, बॉडी में कैसे परिवर्तन हो, इसीलिए विभिन्न खेलों से संबंधित जो क्षमताएं होती हैं, कौन सी क्षमताएं? शरीर से जुड़ी हुई क्षमताएं, इनको बालक उत्तर बाल्यावस्था में विकसित करने लगता है। या यूं कहें कि विभिन्न खेलों से संबंधित जो शरीर में बदलाव चाहिए उन्हें बालक करने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालक यहां पर मूर्त चिंतन शुरू कर देता है। देखिए जितनी भी चीजें होती हैं इन्हें 2 तरह से समझा जा सकता है, पीछे मैंने आपको बताया भी था। एक होती है मूर्त, दूसरी होती है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वह तो अमूर्त होती हैं, और जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह कहलाती हैं मूर्त या कंक्रीट। तो बालक में जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, चिंतन का मतलब क्या? उसके मस्तिष्क में जो सोच बन रही है, जो विचार बन रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मानसिक प्रक्रिया बन रही है वह चिंतन कहलाती है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए जो मस्तिष्क में संक्रियाएं बन रही है वो थिंकिंग या चिंतन कहलाती है। तो बालक जब छोटा होता है
बहुत छोटा होता है तो चिंतन की प्रक्रिया उसमें ज़्यादा नहीं होती है, मौलिक चिंतन होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो यह चिंतन की प्रक्रिया मूर्त वस्तुओं के साथ जुड़ने लगती है। बालक चिंतन करता है, सोचता है, मनन करता है, समस्याओं के समाधान की ओर जाता है, सीखने की ओर जाता है, लेकिन उसका माध्यम क्या होता है? उसका माध्यम होता है केवल मूर्त वस्तुएं, मूर्त के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के द्वारा उसमें थिंकिंग्स बनती हैं। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? बालक में मूर्त चिंतन की अवस्था पाई जाती है। तो आपसे पूछें कि चिंतन कौन सा होता है उत्तर बाल्यावस्था में, तो कौन सा हो जाएगा? मूर्त चिंतन हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग बालक में हो जाएगी दोस्तों। उसके अतिरिक्त बालक में यहां पर क्या होता है? नई खोजों की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति? नई खोजों की प्रवृत्ति। नई खोजों का मतलब क्या हो गया? यहां पर बालक नई नई चीजों को जानना चाहता है, नई खोज की प्रवृत्ति होती है। पीछे हमने पढ़ा था कि बालक जो है वो निरुद्देश्य भ्रमण करता है, निरुद्देश्य भ्रमण करता है। तो निरुद्देश्य भ्रमण करने के दौरान भी क्या करता है? वो नई खोजें करता है। तो क्या कहेंगे अपन? नई खोज की प्रवृत्ति बालक में यहां पर पाई जाती है। उसके अतिरिक्त बालक में यहां पर मौलिक दुश्चिंता का भी प्रारंभ हो जाता है। कौन सी दुश्चिंता दोस्तों? मौलिक दुश्चिंता। मौलिक दुश्चिंता। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हार्नी। हार्नी ने यह कहा है कि बालक में इस उम्र में मौलिक दुश्चिंता शुरू हो जाती है। एक बार दुश्चिंता को समझते हैं, क्या होती है दुश्चिंता? दुश्चिंता होती है एनेक्सिटी, एंजाइटी। बालक में क्या होता है कि जब भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो मानसिक परेशानी के कारण जो उसका चिंतन होता है, जो उसमें चिंता होती है, वो नेगेटिव रूप में बन जाती है। और जब चिंता नेगेटिव बन जाती है तो यह दुश्चिंता कहलाती है, एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी में क्या होता है? बालक की चिंता, उसका विचार जब नेगेटिव मोड पे चला जाता है, या फिर कई बार क्या होता है, पूर्व की असफलताएं या पूर्व की यादें या पूर्व की कोई चीज जो पूरी नहीं हो पाई, वो अगर अभी चेतन में आके उसको मानसिक रूप से परेशान करने लगती हैं, तो मनोविज्ञान में ऐसी अवस्था को कहा जाता है एंजाइटी या फिर दुश्चिंता। तो ये जो दुश्चिंता की संकल्पना है, दुश्चिंता की जो प्रक्रिया है, यह इस अवस्था में शुरू हो जाती हैं। इससे पहले बालक में दुश्चिंताएं नहीं पाई जाती हैं। और ये दुश्चिंता कौन सी होती हैं? मौलिक दुश्चिंता होती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं दोस्तों हार्नी कहते हैं। तो एक बार फटाफट से हम रिवीजन करते हैं इस उत्तर बाल्यावस्था के जो कंटेंट्स हमने समझे हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। उत्तर बाल्यावस्था को देखो हमने कहां से कहां तक माना है? लेटर चाइल्डहुड को माना है फ्रेंड्स हमने 6 से 11 वर्ष के बीच में। इस 6 से 11 वर्ष के बीच को क्या कहते हैं? खेलों की आयु कहते हैं, एज ऑफ टॉयज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां बालक खेलों में रुचि लेता है। तो खिलौनों की आयु पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। खेलों की आयु पूछे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। क्योंकि खेल खेल रहा है तो किस में रुचि लेगा सर? समूह निर्माण में रुचि लेगा। इसलिए क्या कहेंगे इसको हम? गैंग एज भी इसको कहा जाता है। समूह में रह रहा है तो इसमें किसका प्रारंभ हो गया? नैतिकता का प्रारंभ हो गया। बालक सही और गलत के बीच भेद करना शुरू करता है और सही प्रवृत्तियों की ओर अपने आप को विकसित करने लगता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण का मतलब यहाँ वहाँ यह घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? चीज़ों को जानने के लिए घूमता रहता है। इसलिए निरुद्देश्य की प्रवृत्ति भी कहाँ पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी, मतलब बालक अपने आप को परिपक्व महसूस करता है, मानता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी ये बड़ा नहीं हुआ। समाज, परिवार और कोई इसको बड़ा अभी मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। इसलिए परिपक्वता तो मानता है ये, लेकिन कैसी है? झूठी है, मिथ्या परिपक्वता यहां पर होती है। यह पॉइंट, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता की आयु कौन सी है। निरुद्देश्य भ्रमण कई बार पूछा गया है। खेलों की आयु कई बार पूछा गया है। गैंग एज कई बार पूछा गया है। ये सारे के सारे ऐसे
पॉइंट्स हैं जो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत महत्व वाली चीजें होती हैं। क्यों है सारी की सारी इंपॉर्टेंट, मैंने पीछे आपको बताया, क्योंकि इन बालकों के साथ आपका सीधा इंटरेक्शन होने वाला है। उसके अलावा क्योंकि 5 साल का हो गया है, इसलिए किसकी तैयारी है, विद्यालय की तैयारी है, विद्यालय में आने वाला है। शर्म और गर्व, सेम एंड प्राउड यहाँ बच्चे में बनने लगता है। विधायकता की प्रवृत्ति यहाँ बच्चे में बनने लगती है। भौतिक वस्तुओं से संबंधित संप्रत्ति, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र और इनमें होने वाले परिवर्तनों को बालक जानने लगता है। उसके अलावा विभिन्न जो खेल ये बालकों के साथ, दोस्तों के साथ खेलने वाला है, इन खेलों से संबंधित जो शारीरिक क्षमताएं बालक को चाहिए, उन क्षमताओं को यहाँ पर बालक विकसित करने लगता है या विकसित कर लेता है। यहाँ पर चिंतन कैसा होता है, मूर्त चिंतन होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, मूर्त वस्तुओं को देखकर ही बालक चिंतन करता है, इसे कहते हैं मूर्त चिंतन। उसके अलावा यहाँ पर नई नई खोज करने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। हार्डी कहते हैं कि बालक में यहाँ पर मौलिक दुश्चिंता भी पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हुई जो उत्तर बाल्यावस्था को लेकर हैं। अब हम हरलोक के अनुसार अगली अवस्था की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दोस्तों वय संधि अवस्था। यह अवस्था है 6 नंबर की, छठी अवस्था है, जिसे कहते हैं वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था, वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था, इस वय संधि अवस्था को इंग्लिश में कहेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी या प्यूबर्टी पीरियड भी इसको कहा जाता है। इसकी अवधि की बात करें दोस्तों, तो यह 11 से लेके 14 वर्ष के बीच इसको माना गया है। 11 से लेके 14 वर्ष। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग काल भी माना है। जैसे अगर हम कोल की बात करें, तो कोल महोदय जो हैं, कोल ने इसको बालक और बालिकाओं में अलग अलग माना है। कोल कहते हैं कि वय संधि अवस्था जो है वो बालिका में 11 साल से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। कहाँ तक? 11 से लेके 15 वर्ष तक। और यही जो वय संधि है यह बालक में 12 वर्ष से 17 वर्ष तक चलती है। ऐसा कोल का विचार है, कोल ऐसा मानते हैं। लेकिन हर लोग 11 से लेके 14 वर्ष मानते हैं, बालक और बालिका दोनों में। अब यहाँ थोड़ा समझने की आवश्यकता है दोस्तों। वय का मतलब क्या, संधि का मतलब क्या? वय का मतलब यूथ या जवानी, संधि का मतलब उससे मिलाना या दो चीजों के बीच। तो किस किस के बीच? अब तक की जो अवस्था थी वहां हम बालक बालक बोल रहे थे, चाहे बचपन है, चाहे पूर्व बालक है, चाहे उत्तर बालक है, लेकिन है तो बालक ही। अब ये अवस्था, इसके बाद अगली अवस्था में हम बालक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद हम किशोर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बालक हैं, जन्म से लेके यहां तक बालक, और अब आगे किशोर हैं। तो किशोर और बालक दोनों के बीच जो संधि करती है उस अवस्था को कहा गया है वय संधि अवस्था, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है यहां पर कोल के अनुसार क्या है, देखिए थोड़ा समझते हैं। कोल ने इस प्यूबर्टी को बालिकाओं में थोड़ा पहले माना है और बालकों में थोड़ा बाद में माना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों? क्योंकि यह अवस्था है जहां बालक और बालिकाओं में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, लैंगिक गुण यहां पर बालकों में आने लगते हैं। लैंगिक हार्मोन्स जो होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं, वो बालक बालिकाओं में स्रावित होने लगते हैं। फिजिकल चेंजेस जिनका संबंध लैंगिक गुणों से हैं, लैंगिक क्षमताओं से हैं, लैंगिक अंगों से हैं, ये चेंजेस, ये बदलाव बालक में बहुत तेजी के साथ, बालिकाओं में बहुत तेजी के साथ आने लगते हैं। और इन बदलावों के कारण बालक बालिकाएं जो हैं तनाव में भी रहते हैं, परेशानियों में भी रहते हैं। तो ये जो लैंगिक परिवर्तन आते हैं, लैंगिक बदलाव आते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आती है दोस्तों, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी बालिकाओं में बालकों की तुलना में थोड़ी पहले आती है। इसीलिए यहां पर कोल ने बालिकाओं में 11 वर्ष कहा और बालकों में 12 वर्ष कहा। तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी पहले आई है वो
जल्दी ही परिपक्व भी होगी, किशोरावस्था की ओर भी जाएंगी। तो यहाँ पर बालिकाओं में ये 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष माना है, अर्थात 15 वर्ष के बाद अब ये बालिका आगे किशोरी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको किशोरी कहा जाता है, किशोरी की ओर चली जाती हैं, अर्थात इसमें लैंगिक परिपक्वता लगभग पूर्णता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होती हैं। ऐसे ही अगर हम बालकों की बात करें तो बालकों में ये शुरू होता है 12 वर्ष से, बालिकाओं से 1 वर्ष लेट, और बालिकाओं से 2 वर्ष आगे तक परिपक्वता नहीं आ पाती है। मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो बालिकाओं में 15 वर्ष में आ रही है, तो बालकों में कब आ रही है? 17 वर्ष में आ रही है। यहां दोनों के बीच कॉल ने कितने साल का अंतर माना है? प्रारंभ में 1 वर्ष का और आगे चल के 2 वर्ष का हो जाता है। और दोस्तों और आगे की हम बात करें तो और आगे चल के यह 18 और यह 21 3 वर्ष का गैप हो जाता है। याद रखिए, इसीलिए मैरिकल एज, वैवाहिक जो आयु होती है, वैवाहिक उम्र होती है, विवाह करने की जो उम्र होती है वह 18 और 21 मानी गई है। 18 बालिकाओं की और 21 बालकों की। क्यों मानी गई है? क्योंकि यहाँ 18 वर्ष की जो बालिका है उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी उतनी ही हो चुकी होती है जितनी बालक के 21 वर्ष में होती है। तो 3 साल का गैप भले ही उनके बायोलॉजिकल पीरियड में है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी में दोनों इक्वल हैं। सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है, सेक्सुअल जो टेंडेंसीज है, सेक्सुअल जो उनके अंदर कैपेसिटीज हैं वो दोनों में बराबर होती हैं, जबकि बायोलॉजिकल दोनों में 3 साल का गैप होता है। इन कॉल के द्वारा इस अवस्था को इसीलिए अलग अलग शुरू करना माना गया है। उसके अलावा इस एज को दोस्तों कहते हैं एज ऑफ ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? एज ऑफ ओवरलैपिंग भी इसको कहा जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझिए, देखिए ओवरलैपिंग का मतलब हो गया किसी एक चीज पर नई चीज को चढ़ा देना, कहलाता है ओवरलैप। मैंने यहां पर ये एक गोला बनाया और इस गोले को मैंने कलर्ड कर दिया, इसके ऊपर फिर से मैं एक और गोला बनाता हूं और उसको फिर से कलर्ड कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, जो नीचे ये ब्लैक कलर वाला पहले नंबर का गोला था उसको मैंने दूसरे नंबर से ओवरलैप कर दिया। इसे कहा जाता है ओवरलैप। मतलब बालक में जो पूर्व के गुण होते हैं, पूर्व के लक्षण होते हैं, पूर्व का व्यवहार होता है, पूर्व की विशेषताएं होती हैं, उनके ऊपर नए गुण, नई विशेषताएं, नया व्यवहार, नया आचरण ओवरलैप होने लगता है, आने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं ओवरलैप, पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। दोस्तों किस संदर्भ में? देखिए वय संधि अवस्था में, क्योंकि उम्र कितनी हो गई है? 11 से लेकर 14-15 वर्ष हो गई है, तो बालिकाओं में इस 14-15 वर्ष की आयु में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, उनके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट आने लगता है। तो पहले जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग था, अब वो थोड़ा बदलने लगा है, पहले वाले पे ओवरलैप होने लगा है। हम बॉयज की बात करें तो छोटे छोटे दाढ़ी मूंछ जैसे उसमें बनने लगते हैं। तो पहले उसका फेस बहुत सॉफ्टनेस थी फेस में, अब लेकिन उस सॉफ्टनेस के ऊपर क्या होने लगा है? थोड़ी सी हार्डनेस ओवरलैप होने लगी है, हल्की हल्की दाढ़ी मूंछें उसमें आने लगी हैं। तो क्या हो रहा है? ओवरलैप। मैंने आपको शारीरिक संरचना को लेकर 2 एग्जांपल समझाए ओवरलैप के। ऐसे ही आप किसी भी संरचना को देख लो, बॉयज की आवाज पहले सुरीली होती है, मधुर होती है, लेकिन अब उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। तो पहले की आवाज के ऊपर हार्डनेस की आवाज का ओवरलैप आना शुरू होता है। इसलिए इस अवस्था को एज ऑफ ओवरलैप या ओवरलैप पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पर बालक और बालिकाओं के जो लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। और लैंगिक अंगों के विकास के साथ साथ शारीरिक बदलाव तीव्रता के साथ में होते हैं। कौन से बदलाव? शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्र होते हैं। शारीरिक परिवर्तन तीव्र होते हैं। इन तीव्र शारीरिक परिवर्तनों के कारण बालक और बालिकाओं में कठिनाई महसूस होती है। देखिए कैसे? कठिनाई का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं बालिकाओं की बात करूं तो इस एज में आकर बालिकाओं में मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशंस के बाद, एमसी पीरियड्स के बाद बालिकाएं अपने आप में इस बदलाव को बड़ा विचित्र सा लेती कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब यह हो गया है। तो इस शरीर में हुए बदलावों के कारण उनमें क्या होता है? शारीरिक बदलावों के कारण उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे कठिनाई की आयु भी कहा जाता है। कौन सी आयु?
कठिनाइयों की आयु भी इसको कहा जाता है, इसको दुखों की आयु भी कहा जाता है। यहां पर बालक बालिकाएं दुखों का सामना करते हैं, इसको अशांति का काल भी कहा जाता है। किसका काल फ्रेंड्स? अशांति का काल भी कहा जाता है। किसके संदर्भ में है सारा का सारा? ये सारा का सारा है शारीरिक बदलावों के संदर्भ में। याद रखिए, हमने पीछे भी एक कठिनाई का काल कहा था, किसके संदर्भ में था? लेकिन वो अधिगम के संदर्भ में था। और वहां पर बालक को कठिनाई क्यों हुई थी? क्योंकि बालक शेषावस्था में नए वातावरण के साथ समायोजन कर रहा था, इसलिए इस नए वातावरण के साथ समायोजन के कारण बालक में कठिनाई हो रही थी। यहां भी कठिनाई है, यहां भी दुख है, यहां भी अशांति है, लेकिन ये किसके कारण है? शारीरिक बदलावों के कारण है। उसमें आ रहे लैंगिक और शारीरिक बदलावों के कारण दुख, अशांति और कठिनाई है। थोड़ा और आगे जब किशोरावस्था की बात करेंगे तो वहां भी कठिनाई होती है, लेकिन वहां दोस्तों कठिनाई होती है समायोजन के कारण, संवेगों के कारण। तो तीन तरह की है, तीन जगह है जहां कठिनाई, दुख और अशांति को कहा जाता है। सबसे पहले शेषावस्था, यहां पर क्यों कठिनाई है बालक को? यहां पर बालक को नवीन वातावरण के साथ समायोजन करने के कारण कठिनाई है। दूसरा हम वही संधि में बोल रहे हैं, यहां पर क्यों कठिनाई का सामना कर रहा है बालक? क्योंकि यहां पर शारीरिक और लैंगिक बदलाव आ गए हैं, इसलिए कठिनाई। आगे हम किशोर की बात करेंगे तो वहां पर समायोजन और संवेगों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और आगे चलें तो यहां पर बालक जो होता है, बालक बालिकाएं जो होती हैं, उनमें सत्ता के विरोध की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। किसके विरोध की? सत्ता के विरोध की प्रवृत्ति पाई जाती है। सत्ता के विरोधी इन्हें कहा जाता है। सत्ता का मतलब क्या समझिए, जैसे आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में किसकी सत्ता? शिक्षक की सत्ता। परिवार में आपकी बात करें तो परिवार में आपके पापा की या मम्मी की सत्ता। आप किसी बस में बैठे हुए हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो बस में कंडक्टर और ड्राइवर की सत्ता। हमारे राज्य में भी सत्ता है, हमारे देश में भी सत्ता है। तो सत्ता का मतलब यहां पर होता है कि बालक जहां खड़ा है वहां जिसका प्रभुत्व है, जिसकी सत्ता है, उसके विपरीत या उसके विरोध में होने की प्रवृत्ति यहां पर बालक बालिकाओं में पाई जाती है। इसलिए यहां पर बालकों को सत्ता के विरोधी प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। उसके अतिरिक्त यहां पर आत्मनिर्भरता के प्रति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही भी बालकों को माना जाता है। आग्रही का मतलब हो गया, यहां पर बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए आग्रह की स्थितियां बनी होती हैं। उनसे आग्रह किया जाता है कि वो सेल्फ डिपेंड हों और आग्रह करने पर वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसको आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही की अवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना वही संधि अवस्था, जो हर्लोग के अनुसार 6 नंबर की अवस्था थी। एक बार फटाफट से इसका फिर से रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसका नाम क्या है? वही संधि अवस्था। संधि किस किस के बीच? बालक और किशोर के बीच। कोल ने क्या कहा? कोल ने बालिकाओं में 11 से 15 वर्ष और बालकों में 12 से 17 वर्ष माना। बालिकाओं में पहले क्यों माना? क्योंकि लैंगिक परिपक्वता बालिकाओं में पहले आ जाती है, लेकिन हर्लोग ने दोनों के लिए एक ही तरह की उम्र मानी है। एज ऑफ ओवरलैपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पुराने लक्षण जो है वो नए लक्षणों के द्वारा ओवरलैप किए जाते हैं, इसलिए एज ऑफ ओवरलैप भी इसको कहा जाता है, ओवरलैपिंग का पीरियड भी इसको कहा जाता है। ये कोल पूछा गया है, ओवरलैपिंग पूछी गई है। लैंगिक विकास, लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। इन अंगों के विकास और शारीरिक परिवर्तनों के कारण बालक कठिनाई अनुभव करता है, दुख महसूस करता है, इसलिए इसको अशांति का काल, दुख का काल, कठिनाई का काल भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं। सत्ता के विरोधी होने की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारे ऐसी चीजें हैं जो किसी न किसी रूप से आपके एग्जाम से जुड़े हुए होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। आप जब स्कूल्स में शिक्षक के रूप में हैं या फिर परिवार में बड़े भैया या बड़ी बहन के रूप में हैं, तो आप याद रखिए दोनों ही जगह, आपका छोटा बहन भाई हो परिवार में या फिर स्कूल्स में बालक बालिका हो जो इस उम्र से संबंधित है। कौन सी उम्र? 11 से लेके
ये जो हमारी वय संधि अवस्था है, वय संधि अवस्था की उम्र से है 11 से लेकर 14 की उम्र के बीच में है, तो आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों बन जाती है आपकी जिम्मेदारी? अगर मान लो आपकी छोटी बहन है या परिवार या स्कूल में कोई स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए महिला शिक्षिका होने के नाते कि इसमें शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, और इन शारीरिक बदलावों को लेकर ये जो बालिका है ये चर्चा करना चाहती हैं। अब चर्चा किससे करें, डिस्कशन किससे करें? क्योंकि अभी इतनी फॉरवर्ड हमारे गांव की स्कूल की बालिकाएं या हमारा ग्रामीण परिवेश नहीं हुआ है कि वह खुल के अपनी मम्मी से बात कर सकें, और परिवार में, समाज में ऐसा कोई और व्यक्ति भी नहीं है, ऐसी कोई अन्य महिला भी नहीं है जिससे खुल के बात कर सकें। अब ये बालिका बात किससे करती हैं? अपने परिवर्तनों को लेकर अपनी फ्रेंड से बात करती हैं, अपनी सहेलियों से बात करती हैं, और इसकी फ्रेंड भी इसी उम्र की हैं, वो भी इसी मानसिक परेशानी से पहले से पीड़ित हैं, तो वो कहती हैं नहीं ऐसा मेरे साथ भी हैं, तो दोनों मिलकर और मानसिक परेशानी को बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एक महिला शिक्षिका होने के नाते, अगर आप महिला शिक्षिका हैं तो आपका बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है क्या, कि इस उम्र की बालिकाओं के साथ आप खुल के बात करें। परिवार में अगर आप बड़ी बहन हैं तो आप खुल के बात करें। इस उम्र में कोई भी आपके परिवार में है बालिका, उसके साथ खुल के बात करें। क्या खुल के बात करें? कि जो बदलाव आप देख रहे हैं बेटा, ये नई बात नहीं है, सब में होते हैं, मुझ में भी थे, आप में भी हैं, दुनिया की हर महिलाओं में बदलाव होते हैं। इन बदलावों का ये परिणाम होगा, आगे चल के ये चीज ऐसे होगी, आपको ऐसे करना है, और इनका सपोर्ट करें, इनकी बात को सुने। अगर ऐसा करते हैं तो इनमें जो कठिनाई बन रही है, इनके लिए जो दुख का काल यह अवस्था बनी हुई है, अशांति बनी हुई है, इसमें आप एक सहायक या सहयोगी होने की भूमिका निभाएंगी, और आपके द्वारा इनका दुख, इनकी अशांति, इनकी कठिनाई में थोड़ी कमी आ सकती है। तो यह आपके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये इस अवस्था को लेकर हमने डिस्कशन किया, इसकी समझ, इसको कैसे आप व्यवहार में अप्लाई करेंगे, वो सारा हमने डिस्कशन किया। आइए अब एक बार फटाफट से अपन और डिटेल से समझते हैं कि जो आज हमने 3 अवस्थाओं को पढ़ा, ये तीनों अवस्थाएं किस प्रकार डिटेल से डिस्क्रिप्शन मोड पे हम समझ सकते हैं पीपीटी के माध्यम से, जिसको आप बाद में डाउनलोड करके ठीक से डिटेल से समझ भी सकते हैं। तो एक बार डिटेल से समझते हैं इन अवस्थाओं को जो अभी हमने डिस्कशन की थी। पहली अवस्था यहां पर है, चौथी अवस्था है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से लेकर 6 साल तक मानी गई है। यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन हम हरलोक के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष है दोस्तों। पूर्व बाल्यावस्था में हमने पीछे समझा था कि बालक किसको अधिक महत्व देता है, किसमें रुचि लेता है? खिलौनों में रुचि लेता है। क्योंकि खिलौनों में रुचि लेता है इसीलिए इसको कहा जाता है, खिलौनों की आयु, इसको कहा जाता है एज ऑफ टॉयज। ये ध्यान रखने की बात है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। खिलौनों की आयु अगर आपसे पूछें तो पूर्व बाल्यावस्था होगी, खेलों की आयु अगर आपसे पूछें तो उत्तर बाल्यावस्था होगी। पहले खिलौने होंगे फिर बाद में खेल होंगे। पहले खिलौने क्यों होंगे? क्योंकि बालक अपने तक सीमित रहता है, आत्म केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, तो खिलौनों के साथ ही वह खेलता है, सामाजिकता उसमें नहीं बनती है, इसलिए पहले खेल। तो पूर्व बाल्यावस्था में किसको महत्व देना है? खिलौनों को महत्व देना है, एज ऑफ टॉयज इसको कहा जाता है दोस्त। दूसरा, बालक यहाँ पर स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, तथा परिवार के द्वारा सभी विषय का अधिगम करता है। स्वार्थी का मतलब क्या हो गया? बालक यहाँ अपने भले की सोचता है, अपने बारे में सोचता है, बालक सभी चीजों को अपने साथ ही जोड़ के रखना चाहता है, इसलिए इसको यहाँ पर स्वकेंद्री भी कहते हैं, स्वार्थी भी कहते हैं। स्वार्थी इतना होता है कि आपने बच्चे को टॉफी दिलाई और आप उससे, वो उस टॉफी को लेके उसका रेपर निकालने की कोशिश कर रहा है, रेपर उससे ओपन नहीं हो रहा है। आप कहते हैं ला मुझे दे, मैं इसका रेपर ओपन करके वापस देता हूं, तो अब आपको रेपर ओपन करने के लिए भी टॉफी वो नहीं देने वाला है। इतना खतरनाक स्वार्थी होता है। ऐसा, अब ऐसा नहीं कि उसकी पिटाई कर दो आप, ये उसके नेचर में है। तो बालक यहां पर क्या होता है दोस्त? बालक यहाँ पर स्वार्थी होता है और स्वकेंद्रित होता है, और परिवार के द्वारा किसी भी विषय का अधिगम प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ पर अभी स्कूल में गया नहीं है, सारी की सारी अधिगम वो किससे प्राप्त करता है? परिवार के द्वारा प्राप्त करता है। बालक में नैतिकता का अभाव होता है, किंतु स्वार्थ की पूर्ति होने पर वह नैतिक आचरण कर सकता है। देखिए, नैतिकता का मतलब क्या? मैंने पीछे आपको बताया था, नैतिकता का मतलब समाज के द्वारा बनाए हुए नियम, उन नियमों के अनुसार जो व्यवहार होता है वह नैतिक कहलाता है। तो समाज की बालक से क्या अपेक्षाएं हैं? समाज के नियम, परंपराएं, धारणाएं, ये सारे के सारे नैतिकता के साथ जुड़े हुए विषय होते हैं। लेकिन बालक में अभी
इतना मानसिक विकास नहीं हुआ है, बालक में इतना सामाजिक विकास नहीं हुआ है कि बालक इन सारी बातों को समझ सके और इनके अनुसार व्यवहार कर सके, इसलिए यहां नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन नैतिकता उसके मायने में क्या है? उसके मायने में नैतिकता केवल यह है कि मेरे फायदे के लिए जो काम होगा वही ठीक है, वही मेरे लिए नैतिक है। तो अगर उसको लालच दिया जाए, कोई स्वार्थ से किसी चीज को जोड़ा जाए, तो लालच के कारण या स्वार्थ के कारण वह ऐसा व्यवहार कर सकता है जो नैतिक है आपकी दृष्टि में, लेकिन उसके लिए वो क्या है, उसका फायदा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि बालक में नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति होने पर वह नैतिक आचरण कर सकता है। अनुकरण करके एवं जिज्ञासा के कारण प्रश्न पूछने की सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि बालक में जिज्ञासा है, वह जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है। इस मूल प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए वह लगातार प्रश्न पूछता रहता है, इसलिए बालक के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अगर गलत नहीं आता है आपको तो गलत जवाब नहीं देना चाहिए, सही जवाब देना चाहिए, क्योंकि बालक में यहाँ पर संरचनाएं बनती हैं। सामाजिक विकास के रूप में बालक बालिकाओं में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसके रूप में? सामाजिक विकास के रूप में। सामाजिक विकास का मतलब क्या हो गया? बालक स्वयं के अलावा अन्य के साथ घुलता मिलता है, उठता बैठता है, बात करता है, ये उसके सामाजिक व्यवहार में। तो सामाजिक व्यवहार में बालक और बालिकाओं में अभी अलग अलग संप्रते नहीं हैं। बालक और बालिका में जो सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं उसकी संप्रते बालक में अभी नहीं बनी है, तो वो साथ में बड़े आराम से खेल लेते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कहाँ होती है दोस्त? पूर्व बाल्यावस्था में होती है। आगे चलें, शारीरिक वृद्धि दर उत्तर बचपन से अधिक होता है। मैंने पीछे आपको डिस्कशन किया था कि जो पूर्व बचपन होता है वहां तीव्र शारीरिक विकास होता है, लेकिन उत्तर बचपन में शारीरिक विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। क्यों हो जाता है धीमा? क्योंकि बालक को गति करनी है, मोटर डेवलपमेंट उसका हो रहा है, उसको चलना है, और चलने के लिए शरीर को मजबूती चाहिए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ चाहिए, इसीलिए थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो ही बालक चलना फिरना शुरू कर देता है, उसका लोकोमोशन डेवलपमेंट बन जाता है, गामक विकास हो जाता है, तो फिर वापस से पुनः तेजी के साथ उसका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए उत्तर बचपन की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगली अवस्था हमने समझी थी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या मानी है हमने? 6 से लेकर 11 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक की रुचियां हैं वो थोड़ी बदलने लगी हैं। जो उसके नज़र में सबसे ज़्यादा प्राथमिक खिलौने थे, अब वह खिलौनों की बजाय किसकी तरफ उसकी रुचि बन रही है? खेलों की तरफ बन रही है। इसीलिए किसको सर्वाधिक महत्व देता है दोस्त? वह खेलों को सर्वाधिक महत्व देता है, और खेलों को सर्वाधिक महत्व देने के कारण इस आयु को कहा जाता है खेलों की आयु, एज ऑफ गेम्स। और क्योंकि एज ऑफ गेम्स हैं, खेलों की आयु है, तो मैंने भी रिसेंटली आपको बताया कि खेल खेलने के लिए अकेला नहीं खेल सकता, कुछ दोस्तों का समूह उसको चाहिए, और दोस्तों का समूह चाहिए तो यहाँ पर वो क्या करता है? समूह निर्माण में रुचि लेने लगता है, दोस्त बनाने में रुचि लेने लगता है। दोस्त क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको खेलना है, बस इसीलिए, बाकी ज़्यादा उसका पर्पज अभी यहाँ पर दोस्तों से नहीं होता है। इसके अलावा खेल के लिए वह समूह बनाता है, समूह निर्माण में रुचि लेता है, इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? समूह निर्माण की आयु, या फिर गैंग एज भी इसको कहा जाता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इस अवस्था में बालक चोरी करना व झूठ बोलना सीख जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर बालक चोरी करेगा, हर बालक झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो झूठ बोलते हैं वो इस अवस्था में ही झूठ बोलना सीखते हैं, जो चोरी करते हैं वो इस अवस्था में ही चोरी करना सीखते हैं। इससे पहले झूठ और चोरी का कॉन्सेप्ट बालकों में नहीं होता है। अगर होता भी है, वो ऐसी गतिविधि करते भी हैं, तो वो इस चीज को नहीं जानते कि ये चोरी है या झूठ है। लेकिन यहाँ वो जानने लग जाते हैं कि मैंने जो बोला ये झूठ है, मैंने जो की ये चोरी है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो यहां जाके ये चीज उनमें विकसित होने लगती है। क्यों विकसित होती हैं? क्योंकि समूह में आ गया, दोस्तों के साथ आ गया, तो एक दोस्त में भी ये बढ़िया वाला गुण है तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक चोरी करना और झूठ बोलना सीख जाता है। आगे चलते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिना उद्देश्य यहां वहां घूमता है। क्यों घूमता है? वह चीजों को जानना चाहता है, इसलिए घूमता है। नॉलेज चाहता है, वो हर नई चीज को देखना चाहता है, इसलिए यहां वहां घूमता है। मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी। क्यों स्यूडो मैच्योरिटी?
बालक ऐसा मानता है कि मैं परिपक्व हो गया हूं, मैं सारा काम कर सकता हूं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इसीलिए यह परिपक्वता कैसी झूठी होती है, स्यूडो होती है। बालक में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चरित्र निर्माण का मतलब क्या हो गया? नैतिकता का प्रारंभ हो जाना, सामाजिकता प्रारंभ हो जाना, वो सारी चीजें, वो सारे गुण, वो सारी वृत्तियां और आदतें बनना शुरू हो जाना जो समाज में अपेक्षित हैं, जिन्हें हम नैतिक कहते हैं, जिन्हें चरित्र कहा जाता है। तो यहां से नैतिक चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। कहां से? उत्तर बाल्यावस्था से। आगे चलते हैं। शारीरिक विकास की दर तुलनात्मक धीमी होती है। किसकी तुलना हो रही है भाई? पीछे की तुलना हो रही है। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। किसकी तुलना में? उत्तर बचपन की तुलना में। उत्तर बचपन की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में तीव्र विकास हो गया। अब पूर्व बाल्यावस्था की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था में विकास क्या हो गया? थोड़ा सा धीमा हो गया, मंद गति से हो जाता है। यहां पर विधायकता की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। विधायकता मैंने आपको पीछे समझाई। जब भी बच्चे खेलते रहते हैं तो बालक चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो, यह विधायकता है। अपने समूह में मुखिया की भूमिका निभाना विधायकता कहलाती है। तो विधायकता की प्रवृत्ति कहां शुरू हो जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर बाल्यावस्था में एक बालक में भौतिक वस्तुओं से संबंधित जो संप्रत्य होते हैं, जैसे द्रव्यमान है, संख्या है, क्षेत्र है, इन सब की संकल्पना बालक समझने लगता है। इन सब के परिवर्तनों को बालक समझने लगता है। ये सब भी बालक के मस्तिष्क में उत्तर बाल्यावस्था में चीजें बनने लग जाती हैं दोस्त। आगे चलते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीख जाता है। शारीरिक कुशलताओं का मतलब मैंने पीछे आपको समझाया कि कोई भी खेल, जैसे बालक को फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलने के लिए कौन कौन सी शारीरिक कुशलताएं चाहिए कि पैर से कैसे मारना है, कहां मारेंगे तो बॉल कहां जाएगी, किस तरीके से मारना है, तेज मारेंगे कि धीरे मारेंगे, दौड़ते हुए मारना है, उछलना है, पकड़ना है, ये सारी की सारी फुटबॉल खेलने के लिए शारीरिक कुशलताएं हैं। तो इस अवस्था में बालक विभिन्न खेलों से संबंधित कुशलताओं को सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि बालक खेलों को महत्व देता है, समूह में रहता है। तो समूह में अनुकरण से, अभ्यास से, लगातार परिपक्वता से इन चीजों को वो विकसित कर लेता है और विभिन्न खेलों के लिए जो आवश्यक शारीरिक कुशलताएं होती हैं उनको वो सीख जाता है। देखो, शारीरिक क्षमताएं तो बालक में अपने आप बनती हैं, लेकिन शारीरिक कुशलताएं वह अभ्यास के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। विद्यालय में रुचि, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने लगता है। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता का मतलब हो गया वह सेल्फ डिपेंड हो जाता है। सेल्फ डिपेंड का मतलब यह नहीं है कि साहब खुद कमाने खाने लग गया, रीट पास कर ली, नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि ऐसी चीजें, ऐसे कार्य जो उसके शरीर के साथ जुड़े होते हैं, उसकी दिनचर्या के साथ जुड़े होते हैं, उसके साथ व्यक्तिक होते हैं, उन मामलों में वह आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसे खुद अपना खाना खाना सीख जाता है, खुद हाथ धो लेता है, खुद पानी पी लेता है, खुद बाल बना लेता है, खुद अपने कपड़ों को समेट लेता है, छोटे मोटे कपड़े खुद धो भी लेता है, किसी के बुलाने पर चला जाता है, उठ जाता है, बैठ जाता है, अंधेरे में नहीं जाना, उजाले में जाना है। ये सारी की सारी छोटी मोटी चीजें बालक स्वयं करने लगता है। ये सारे कार्य पहले कौन कर रहा था? उसकी माँ के द्वारा संपादित हो रहे थे, उसके परिवार के द्वारा संपादित हो रहे थे, लेकिन अब ये सारे कार्य दैनिक जीवन के छोटे मोटे खुद करने लगता है। इसीलिए हमने बोल दिया कि साहब यह व्यक्तिक आत्मनिर्भरता की अवस्था है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। आगे देखिए, विद्यालय में रुचि लेने लगता है। विद्यालय में रुचि लेने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पीछे डिस्कशन किया था कि 5 साल पूरा होने के बाद बालक को विद्यालय जाना है, तो विद्यालय में रुचि लेना स्वाभाविक है, इसलिए इसे विद्यालय में रुचि लेने की आयु कहते हैं। विद्यालय की आयु भी इसको कहा जाता है दोस्त। आगे है, शर्म और गर्व की भावना बालक में बन जाती है। शेम एंड प्राउड। इससे पहले बालक को शर्म नहीं आती है। आप उसकी चोटी बना दो लड़के को लड़की वाला फ्रॉक पहना दो, कैसे भी चांद तारे उस पर बना दो, कैसे भी कुछ भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर आप हंस भी रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब यह उत्तर बाल्यावस्था में आ गया है, अब आप इसके चेहरे पे चांद तारे नहीं बना सकते हो, इसकी चोटी नहीं बना सकते हो, लड़के को लड़की की फ्रॉक नहीं पहना सकते हो, थोड़ा हंस भी नहीं सकते हो। और हंसना तो बहुत दूर, हल्की सी तिरछी नजर करके देखो, यहाँ पर बालक तुरंत विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इसीलिए क्योंकि बालक में अब शर्म की प्रवृत्ति बनने लगती है, अब उसको शर्म आने लगी है। अब वह सामाजिक परिवेश में
में, सामाजिक व्यवहार में शर्म की अनुभूतियां करने लगता है। उसके अतिरिक्त प्राउड, गर्व भी उसमें बनने लगता है। उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसकी प्रशंसा अगर उसको मिलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको गर्व होता है और ऐसे कार्यों को वह पुनः रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? क्योंकि यहां उसको गर्व का एहसास होता है। कब? जब उसको सामाजिक परिवेश से प्रशंसाएं मिलती हैं। तो यहां पर बालक में शर्म तथा गर्व की प्रवृत्तियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं, बालक मूर्त वस्तुओं के माध्यम से चिंतन करता है, इसलिए यह अवस्था मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है। देखिए सर, चिंतन बहुत पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन अलग अलग चीजों के साथ ये जुड़ा होता है। यहां पर बालक में जो चिंतन होता है वो मूर्त वस्तुओं के साथ चिंतन होता है। इसीलिए प्रारंभिक कक्षाओं में जो भी चीजें बालकों को सिखाई जाती है मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाई जाती हैं। टीलम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गतिविधि आधारित सीखना सिखाना होता है। क्यों? क्योंकि मूर्त वस्तुओं के माध्यम से ही बालक सीखता है। अगर आपको बालक को पेड़ के बारे में बताना है तो मूर्त पेड़ के साथ आपको ले जाना पड़ेगा। पृथ्वी के बारे में बताना है तो ग्लोब आपको दिखाना पड़ेगा। बिना मूर्त वस्तुओं के वह अमूर्त चीजों के बारे में नहीं समझ सकता है। तो बालक में जो वैचारिक प्रक्रिया है वो कैसी होती है? मूर्त होती है। इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या बालकों में होने वाली जो संक्रिया होती हैं वो मूर्त वस्तुओं के साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए यहां पर इसको क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है मौलिक दुश्चिंता। हार्नी के अनुसार, हार्नी एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक में मौलिक दुश्चिंता शुरू हो जाती है। तो दुश्चिंता क्या? दुश्चिंता होती है एंजाइटी, मतलब जब चिंता नेगेटिव मोड पर चली जाती है, हानिकारक बन जाती है, तो वह दुश्चिंता कहलाती है। कई बार ऐसी इच्छाएं, ऐसे आकांक्षाएं जो अतृप्त रही हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, वो अचेतन में दबी होती हैं। अगर वो चेतन में आके व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। और भी कई सारे कारण हैं दुश्चिंता के। आगे जब हम समायोजन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि एंजाइटी क्या होती है, दुश्चिंता क्या होती है। लेकिन दुश्चिंता का प्रभाव या दुश्चिंता की प्रारंभ या दुश्चिंता का शुरुआत कहां से हो जाता है? इस उत्तर बाल्यावस्था से हो जाता है और यह उसके स्वयं में होता है। इसलिए मौलिक दुश्चिंता किसके अनुसार? हार्नी के अनुसार। नई खोज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक नई नई चीजों को जानना चाहता है, कुछ भी नया करना चाहता है। अगर बालक को यहाँ पर कोई घर में कबाड़ मिल गया, टूटा फटा, उसको आप फेंकने वाले हैं, वह उसको खुद पकड़ लेगा और चीजों को जोड़ेगा, तोड़ेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, नई खोज करने की कोशिश करेगा। कोई भी घर का वेस्ट जो आपके लिए किसी काम का नहीं है, बालक के लिए वो सोर्सेज है, बालक के लिए कच्चा माल है। इस अवस्था वाले के लिए वो उसको लेके कुछ नया बनाता है। इस प्रकार नई खोज करने की प्रवृत्ति बालक में यहाँ पर पाई जाती है दोस्त। उसके बाद अगली अवस्था की ओर आते हैं और वह है फ्रेंड्स वय संधि अवस्था। वय संधि अवस्था प्यूबर्टी कहते हैं 11 से लेकर 14 वर्ष। ओवरलैपिंग पीरियड। ओवरलैपिंग क्यों कहते हैं मैंने पीछे आपको बताया, पुराने लक्षणों पर नए लक्षण आ जाते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग कहलाता है। कोल क्या कहते हैं कि लड़कियों में यह 11 से लेकर 15 वर्ष तक मानी गई है और लड़कों में यह 12 से लेकर 17 वर्ष तक मानी गई है। कोल के अनुसार क्योंकि लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आती है और वह किशोर की ओर पहले चली जाती हैं, इसीलिए किशोरों से 1 साल पहले मैच्योरिटी मान रहे हैं और मैच्योरिटी को पूरा होना भी ये 15 साल की अवस्था में ही मान रहे हैं। जबकि बालकों में यह मैच्योरिटी थोड़ी देर से आती है और आगे तक परिपक्वता को प्राप्त करती हैं। इसलिए बालक और बालिकाओं में वय संधि को लेकर कोल अलग अलग उम्र देते हैं। बालक बालिकाओं में यौन अंगों का विकास होने लगता है और शारीरिक परिवर्तनों के कारण बालक तनाव मुक्त रहते हैं। यौन अंगों का विकास होने लगता है, पीछे हमने पढ़ा यौन अंगों का निर्माण तो प्रारंभ से हो जाता है लेकिन धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं और यहाँ इनमें तेजी के साथ में विकास होता है। इसके साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन संबंधी बदलाव बालक बालिकाओं में आते हैं, ये भी यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स के प्रभाव से वैचारिक प्रक्रिया बदलने लगती हैं, संवेग बदलने लगते हैं, लिबिडो का प्रभाव बालक बालिकाओं में आने लगता है और इन सब के कारण जो लैंगिक अंग होते हैं यह तेजी के साथ विकसित होते हैं और शरीर की विचार प्रक्रिया के साथ इनका कनेक्शन बनने लगता है। फ्रेंड्स, इन परिवर्तनों के कारण, लैंगिक अंगों के विकास के कारण और शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण बालक क्या होते हैं? तनाव युक्त रहते हैं, उनमें तनाव आने लगता है। इन बदलावों को लेकर वो परेशानी महसूस करते हैं। क्यों परेशानी महसूस करते हैं?
क्योंकि अब तक के जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें उनसे उन सारी चीज़ें उनका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह तनाव महसूस करते हैं। और इसके कारण इसको बालक बालिकाओं के लिए दुख का काल कहा है, अशांति का काल कहा है, कठिनाई का काल भी कहा है। कौन सी अवस्था को? वही संधि अवस्था को। अगला पॉइंट है आपका प्रभुता की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रभुता का मतलब होता है किसी भी चीज पर स्वामित्व बनाना, अपनी बात मनवाना, अपने प्रभाव को बनाना प्रभुता कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुता की प्रवृत्ति बननी शुरू हो जाती है, लेकिन यह प्रवृत्ति ज्यादा कहाँ बनती है? किशोरावस्था में, लेकिन यहाँ इसका प्रारंभ हो जाता है, विकसित होने लगती है। सत्ता के विपरीत या विरोध की प्रक्रिया बंधने लगती हैं ऐसी प्रवृत्ति पूरी तरह नहीं होती है। पूरी तरह सत्ता का विरोधी या स्वतंत्रता या विरोध करने वाला जो बालक होता है वो किशोर होता है, लेकिन यहां शुरुआत हो जाती है। सत्ता का मतलब मैंने आपको पीछे बताया, हम जहां भी हैं वहां किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था के कारण किसी न किसी की सत्ता बनी हुई है। उस सामाजिक व्यवस्था के कारण जो सत्ता बनी हुई है, जिसका प्रभाव बना हुआ है, या यूं कहो उस जिसकी वहां चलती है, उसके विपरीत बालक बालिकाएं जाते हैं, उसका विरोध करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ऐसा प्रारंभ उनमें हो जाता है। बालक आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होते हैं। यहाँ इनसे कहा जाता है कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए, ये काम खुद कीजिए, ये खुद कीजिए। इस प्रकार आग्रह करने के साथ साथ ये आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार बाल विकास में हर लोग की 3 अवस्थाएं जो हैं वो अपने अपने प्रभाव के साथ, बदलावों के साथ विकास को आगे लेके जाती हैं, और इन तीनों अवस्थाओं के साथ कोई भी व्यक्ति अपने विकास को प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हमने जाना, समझा। आप सारी चीज़ों को ठीक से समझिए, अपने व्यवहार में इनको उतार के देखिए, तो सारी बातें बड़ी आसान होने वाली हैं। इसी के साथ हम आज का डिस्कशन बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं विकास की अगली अवस्था के साथ अगले सेशन में।